हेलो गाइस, मैं डॉक्टर सोनम यादव एंड आज मैं लेकर आई हूँ अबॉर्शन एंड मिसकैरेज इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी कि पहले तिमाही में होने वाले गर्भपात से कैसे बचा जाए और उसके लक्षण क्या आते हैं, उसके सिम्टम्स क्या आते हैं। आज हम इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो मिसकैरेज होना या अबॉर्शन होना किसी भी फैमिली के लिए या किसी भी कपल के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ कर देने वाला होता है। कभी कभी मन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या ऐसा गलत हुआ कि मेरा अबॉर्शन हुआ या मिसकैरेज हुआ। मैंने सारी डाइट अच्छे से फॉलो की, मैंने सारी जांचें भी करवाई समय समय पर, मैं सारी बुरी आदतों से भी दूर रही, फिर ऐसा क्या हुआ कि अबॉर्शन हुआ। मैंने सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ी, मैंने कोई भारी वेट भी नहीं उठाया। तो ये क्यों फेस करना पड़ा, क्यों ऐसा हुआ, क्या रीज़न है इसका। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि अबॉर्शन या मिसकैरेज क्या होता है, क्यों होता है और इसे बचाने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहले 5 महीने में फीटस माँ के यूट्रस के अंदर अगर ख़राब हो जाता है तो हम इसको कहते हैं मिसकैरेज या गर्भपात। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लक्षण पर कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जब गर्भपात या मिसकैरेज होता है तो वजाइना से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ये ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, ये ब्लीडिंग बहुत कम भी हो सकती है और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि ब्लीडिंग होती ही नहीं है। जब हम सोनोग्राफी करवाने जाते हैं या रूटीन चेकअप करवाने के लिए जाते हैं तब हमें पता चलता है कि अबॉर्शन हो गया या मिसकैरेज हो गया। नेक्स्ट इसमें रीज़न आता है एक कि ब्लीडिंग जब होती है तो पेन के साथ स्टार्ट होती है। कमर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, बैक में दर्द होता है और ये दर्द की इंटेंसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है। कभी कभी एक बड़ा सा क्लॉट बाहर आ जाता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। लेकिन समटाइम ऐसा भी होता है कि बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है और सोनोग्राफी जब हम करवाने जाते हैं तो पता चलता है कि फीटस की जो ग्रोथ है वो अंदर ही स्टॉप हो गई है या फिर उसकी हार्ट बीट नहीं आ रही है। तो इसको भी हम मिसकैरेज या अबॉर्शन में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट क्या होता है कि पहले 3 महीने में जो अबॉर्शन होते हैं उनके रीज़न डिफरेंट होते हैं और सेकेंड 3 मंथ्स में जो अबॉर्शन होते हैं उसके रीज़न जस्ट डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट 3 मंथ में जो अबॉर्शन होते हैं उनको कहते हैं हम अर्ली अबॉर्शन एंड सेकेंड 3 मंथ में जो अबॉर्शन होते हैं उसको हम कहते हैं लेट अबॉर्शन। कभी कभी ये अबॉर्शन बार बार होते रहते हैं और इनके जो रीजंस हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में, यानी कि इसके कारण क्या होते हैं जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है या मिसकैरेज होता है। तो फर्स्ट जो हमें देखने को मिलता है इसमें वो जेनेटिकली डिसऑर्डर्स मिलते हैं। जेनेटिकली डिसऑर्डर्स का मतलब ये होता है कि जब डिफेक्टिव एग और डिफेक्टिव स्पर्म दोनों आपस में मिलते हैं तो उसमें जो बेबी बनता है उसमें बेबी में बड़े होने की क्षमता जो होती है वो नहीं होती है और जेनेटिकली बहुत ही एबनॉर्मल जो बेबी होता है उनकी ग्रोथ में अपने आप ही रुकावट पैदा होती है, अपने आप ही रुक जाती है पहले 3 महीने में। कभी कभी हार्ट बीट शुरू ही नहीं होती है और शुरू हो भी जाती है तो ये बंद हो जाती है और पहले 12 सप्ताह में प्रेगनेंसी जो होती है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट जो इसमें रीज़न आता है वो आता है मैटरनल एज। मैटरनल एज का अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है और ये जो मैटरनल एज होती है ये क्या होती है ये मैं बताती हूँ आपको कि मैटरनल एज और एक कारण है माँ की उम्र से भी जुड़ा होता है। जब माँ छोटी होती है, लेस देन 30 होती है, तो अबॉर्शन के रिस्क जो होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन माँ जब की उम्र जब बड़ी होती है, जो 30 से अबव होती है, उसमें अबॉर्शन होने के जो रिस्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं। मोर देन 20 to 40%, 50% ये केसेस देखने को मिलते हैं, ये रिस्क देखने को मिलते हैं मैटरनल एज में। उम्र में एग की जो क्वालिटी होती है वो ख़राब होनी शुरू हो जाती है। इसकी वजह से भी रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाते हैं अबॉर्शन होने के और मिसकैरेज होने के। नेक्स्ट थर्ड रीज़न इसका आता है एबनॉर्मल हार्मोन लेवल। एबनॉर्मल हार्मोन लेवल जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है जो इसमें देखने को मिलता है। जैसे कि जब एग रिलीज होता है तो जो बचा हुआ एग का जो पार्ट रहता है, जो उसका आवरण रहता है, वहाँ से एक प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन निकलता है।
ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो होता है वो सही मात्रा में होना चाहिए। अगर ये सही मात्रा में होता है तो बेबी का जो ग्रोथ होता है या जो उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है वो उसमें सपोर्ट करता है। लेकिन कभी कभी प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा जो होती है वो कम रह जाती है, इसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। इस कारण की वजह से भी अबॉर्शन देखने को मिलता है या मिसकैरेज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थायराइड हार्मोन की। थायराइड हार्मोन जो है वो कभी थायराइड की मात्रा जो होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, कभी थायराइड की मात्रा बहुत कम हो जाती है। तो जो थायराइड में ऐसे डिस्टर्बेंस देखने को मिलते हैं, इनकी वजह से भी अबॉर्शन और मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है डायबिटीज़। पहले तिमाही में अगर डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है या बहुत ज़्यादा कम हो रही है या उसका जो लेवल है वो डिस्टर्ब हो रहा है कंटिन्यूसली, तो ये भी इसमें चांसेस होते हैं कि अबॉर्शन हो जाए या फिर बाय बर्थ बेबी में जो है वो कोई ना कोई डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर कभी कभी देखने को मिलता है कि बाय बर्थ डायबिटीज़ भी हो जाती है। नेक्स्ट कॉज आता है पीसीओडी। पीसीओडी यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। इसमें भी हार्मोन में बदलाव होते रहते हैं और ये एक क्वालिटी पर जाकर के डिफेक्ट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है पहले 3 महीने में अबॉर्शन होने के लिए या मिसकैरेज होने के लिए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो हार्मोन में बदलाव, थायराइड में गड़बड़ी या फिर डायबिटीज़ होना या फिर पीसीओडी में जैसे प्रॉब्लम और प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा कम होना, इन सब की वजह से भी अबॉर्शन हो जाते हैं। और 10 to 15% अबॉर्शन पहले 3 महीने में ये हार्मोन बदलाव होने की वजह से दिखते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्फेक्शंस। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है एक अबॉर्शन होने के या मिसकैरेज होने के लिए। तो ये इन्फेक्शन जो होते हैं वो 5% अबॉर्शन के लिए रहते हैं। जो इन्फेक्शन कभी वायरल होते हैं, कभी बैक्टीरियल होते हैं और कभी पैरासिटिक इन्फेक्शन भी होते हैं। तो इन तीनों इन्फेक्शन की वजह से पहले 3 महीने में अबॉर्शन होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। और कई बार कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि टॉर्च जो होता है वो जिम्मेदार होता है अबॉर्शन के लिए, जबकि ये सरासर मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक्चुअली टॉर्च जो होता है वो माँ के लिए, माँ के शरीर में पहले ही एंटीबॉडी बना करके रखता है। तो ये जो टॉर्च का इन्फेक्शन है वो कभी भी बेबी को ख़राब करने में हेल्प नहीं करता है, ये कभी भी बेबी को ख़राब नहीं कर सकता है। तो ये जिन लोगों का भी कहना है ये वो मिथ है, तो इसको ना सुने, इसको नज़रअंदाज करें। नेक्स्ट आते हैं इसमें अनएक्सप्लेन्ड फैक्टर, जिनको हम समझ ही नहीं पाते हैं, जिनके रीज़न ही नहीं समझ में आते हैं कि अबॉर्शन होने के पीछे या मिसकैरेज होने के पीछे क्या रीज़न ऐसा रहा जिसकी वजह से ये अबॉर्शन हुआ या मिसकैरेज हुआ। पहले 3 महीने में होने वाले अबॉर्शन से बचने के लिए हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए, उनकी ट्रीटमेंट क्या है, अब हम इस पर बात करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करेंगे जेनेटिक रीजंस पर। वैसे तो जेनेटिक रीजंस में कोई खास ट्रीटमेंट नहीं होता है, बस हम कोशिश करते हैं कि जो एग है और स्पर्म है उनकी क्वालिटी अच्छी बनी रहे। तो उनकी क्वालिटी को अच्छा रखने के लिए हम हेल्दी लाइफस्टाइल यूज़ करेंगे, एक हेल्दी डाइट को फॉलो करेंगे और रेगुलर वे में जो हमारे नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं उनको हम करते रहेंगे और हम एक बैलेंस डाइट लेंगे। बस हम जेनेटिक रीजंस में यही कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो इसमें हम एक अच्छी मात्रा में फॉलिक एसिड दे सकते हैं, मल्टीविटामिन दे सकते हैं, विटामिन B12 दे सकते हैं, विटामिन D की मात्रा हम सही लेते रहेंगे और उसके साथ साथ ही हम दोनों के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेने की भी सलाह देंगे। ये आपके लिए हेल्प करेगा अबॉर्शन और मिसकैरेज से बचने के लिए। नेक्स्ट रीज़न आता है हार्मोनल रीज़न। हार्मोनल रीज़न में तो मोस्टली ये होता है कि ये अबॉर्शन जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो शुरुआत में हम अगली प्रेगनेंसी के लिए, अगले प्रेगनेंसी में अबॉर्शन और मिसकैरेज से बचने के लिए हम प्रोजेस्टेरॉन की जो दवाई है वो स्टार्टिंग से ही शुरू कर देंगे। कभी थायराइड की वजह से अगर होता है तो थायराइड की मात्रा को सही रखने के लिए हम थायराइड की दवाई जो है उसको शुरू कर देंगे और सही लेवल पर ये मात्रा रखने के बाद ही प्रेगनेंसी कंसीव करने की हम सलाह देंगे। नेक्स्ट आता है डायबिटीज़। तो जब डायबिटीज़ हो जाता है तो हम शुगर के लेवल को कंट्रोल में रख करके अगली प्रेगनेंसी का चांस लेने का हम बोलते हैं। नेक्स्ट, अगर अबॉर्शन पीसीओडी की वजह से हुआ रहेगा तो हम अगली प्रेगनेंसी में शुरुआत से ही इंसुलिन सेंसिटाइज़र शुरू करते हैं, यानी कि मेटफॉर्मिन जैसी दवाइयाँ जो रहती हैं वो शुरू से ही देने से अबॉर्शन के रिस्क कम हो जाते हैं पीसीओडी में।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्यूनोलॉजिकल अबॉर्शन। इम्यूनोलॉजिकल अबॉर्शन और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ की वजह से ये अबॉर्शन हुआ है, तो हम शुरू से ही नेक्स्ट प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए पहले से ही एस्पिरेंट्स शुरू कर देते हैं। कभी स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं, कभी इम्यूनो सप्रेसिव शुरू कर देते हैं। एंड प्रेगनेंसी में अपना ब्लड पतला करने के लिए, ब्लड पतला रखने के लिए हिपैरिन जैसे इंजेक्शन शुरू कर देते हैं। तो हम पहले 3 महीने में ओवरऑल अबॉर्शन की रिस्क को कम करने के लिए हम हमारी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं, हम सारी बुरी आदतों से दूर रहते हैं, जैसे कि अल्कोहल, सिगरेट, स्मोकिंग, टोबैको, ये सब रहेगा। तो हम इन सब से कोशिश करेंगे कि इन सब से बचाव रखा जाए, और हमारे डाइट में जो है वो कैफ़ीन का इस्तेमाल कम से कम कर देते हैं, हम इसकी सलाह देते हैं। नेक्स्ट आता है हम स्ट्रेस, यानी कि जो स्ट्रेस का लेवल है हमारा, हमें उसको भी कम रखना चाहिए। कभी कभी हमें अबॉर्शन या मिसकैरेज उसकी वजह से भी देखने को मिलते हैं। तो ये थी पहले 3 महीने में अबॉर्शन होने का या मिसकैरेज होने के रीज़न, सिम्टम एंड ट्रीटमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।